हेलो गाइस। एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद मैंने अपने हाथों से ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चैप्टर समझाया तो गया है लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं जितने अच्छे तरीके से हमें समझाया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने ये हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में इन नोट्स से आउटसाइड से नहीं पूछा जाएगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है। वीडियो का पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के उसे भी देख सकते हैं, लेकिन पहले आप वीडियो के पार्ट 1 को देख लीजिए। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। एंड आप प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ये आदत काफ़ी लोगों में होती है। आप चाहें तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो में आप उसे रिपीट करके ज़रूर देख सकते हैं, बट प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप वीडियो में सारे पॉइंट्सों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पॉइंट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरीड बाय वायर्स एंड इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग, लाइटिंग एंड टू प्रोवाइड पावर फॉर मशीन्स। इट इज़ अ कंट्रोलेबल कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो जो इनमें डिफ़िकल्ट वर्ड है मैं उनकी आपको हिंदी बता देता हूँ। कैरिड का मतलब होता है ले जाना या फिर पहुँचाया जाना, पहुँचाया जाना, ठीक है। वायर का मतलब आपको पता ही है, तार होता है। प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना। पावर ऑफ मशीन्स का मतलब होता है मशीन को चालू करना। कंट्रोलेबल का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी चीज़ को नियंत्रण में करना। और कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, आरामदायक। ओके, अब इस ओवरऑल टॉपिक का क्या मीनिंग बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एनर्जी जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी जो है उसकी एक फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी, जिसे वायर्स के ज़रिए हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है या फिर हम तक पहुंचाया जाता है। और हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि हमें किसी चीज़ को हीट करना होता है, जैसे पानी गर्म करना है ना, या फिर हमें लाइटिंग चाहिए होती है, यानी अपने घरों में हमें रोशनी चाहिए होती है, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। एंड पावर ऑफ मशीन्स को चालू करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंट्रोलेबल है, यानी हम उस पर कंट्रोल करके रख सकते हैं। जब हमें मन किया हमने स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, स्विच ऑफ किया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो ये कंट्रोलेबल है, साथ में काफ़ी कन्वीनियंट है, काफ़ी आरामदायक है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर लाइट नहीं हो आज के ज़माने में तो कितना दिक्कत हमें हो सकता है। पहला ज़माना कुछ और था, लेकिन आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अगर लाइट ना हो तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इट इज़ सो कन्वीनियंट फॉर अस। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि एनर्जी की फॉर्म एक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट रहता है। स्कूल्स में टीचर पढ़ा भी देते हैं, फिर भी बच्चों को डाउट रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस डाउट को दूर करूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, हमारा क्वेश्चन यही है। व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर जो कंस्टिट्यूट वर्ड है इसका मतलब होता है बनना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है हम ये समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आप उसे बहुत ध्यान से समझिए। ओके, आप देख रहे हैं ये एक मैटर है। अब ये जो मैटर है, ओके, अब मैटर ये भी हो सकता है, या फिर मैटर ये भी हो सकता है, या फिर मैटर ये भी हो सकता है, या फिर मैटर ये भी हो सकता है, और मैटर ये भी हो सकता है। यानी कि वायर भी एक मैटर हो सकता है। यानी कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास होता है, यानी वजन होता है, और जिसके पास वॉल्यूम भी होता है, वो जगह भी घेरता है, उसे हम मैटर कहते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब मैटर जो होता है वो एटम्स से मिलके बनता है। अब एक मैटर में कितने एटम्स होते हैं? तो एक मैटर में कई सारे एटम्स होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में बोलूँ तो एटम्स पाए जाते हैं एक मैटर के अंदर। ओके, और हमें इस चैप्टर में कौन सा मैटर चाहिए? हमें चाहिए वायर।
हम वायर के बारे में बात करेंगे। तो वायर इज़ अ मैटर जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है एटम जो होता है, जैसे कि आप एटम्स जो होते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, अब आपको ये पता था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब ये आप फिगर देखिए, ये जो फिगर है ये दरअसल एटम का फिगर है। इस फिगर में ये जो सर्कल्स बने हुए हैं और इन सर्कल्स में जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये दरअसल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दरअसल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आप इस सर्कल के मिडल में देखिए, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये चीज़ प्रोटॉन है और यहीं पर न्यूट्रॉन भी है। यानी प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के सेंटर में यानी बीचों बीच जा कर के बैठ जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जा कर के टुगेदर पैक हो जाते हैं क्लोजली, यानी आपस में चिपक करके वहाँ पर ये बैठ जाते हैं। और आपको पता है प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। और बाकी जितने भी आपको यहाँ पर ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका नेगेटिव चार्ज होता है। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर और भी बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स लगती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब आप बोलोगे किस तरह की फोर्स लगती है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि जो मैग्नेट होती है हमारी, मैग्नेट में जो सेम पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब धक्का देना। लेकिन जो अनलाइक पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट में। ठीक उसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके बीच में, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात मैं कर रहा हूँ, इनके बीच में जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात इलेक्ट्रॉन से करता हूँ तो ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इनके बीच में लग रही है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ा है शॉर्ट में, मैं आपको वो एक बार बता देता हूँ। एटम के 3 पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन माने पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन माने नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर होता है बीचों बीच, वहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में टुगेदर क्लोज होके बैठ जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके बाहर रहते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये रिपेलेशन या अट्रैक्शन किस वजह से होता है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो इनके बीच में लगती है उस वजह से ये रिपेल भी करते हैं एक दूसरे को और अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी माने आपको पता ही है और कंस्टिट्यूट माने बनना, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए पढ़िए। मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, मैंने आपको बता दिया एटम से बनता है मैटर। एटम इज़ बिल्ट विथ 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी एटम्स के 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ईच एटम हैज़ अ सेंटर न्यूक्लियस, सभी एटम के बीचों बीच एक न्यूक्लियस नाम का सेंटर होता है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं। ठीक है, और डेंसली का यहाँ पर मतलब जो है, डेंसली का मतलब है यहाँ पर अच्छे तरीके से। ठीक है, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पर बीचों बीच है, जो एटम है उसका जो बीचों बीच का हिस्सा है उसे न्यूक्लियस बोल सकते हैं हम। ठीक है, सराउंडिंग द न्यूक्लियस आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास। न्यूक्लियस के आसपास, जो आपको मैंने डायग्राम में दिखाया भी था, आप देख भी सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस है बीच में, इसके आसपास जितने भी ऑर्बिट्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिटिकल, क्रिटिकल वर्ड का मतलब यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट से। इलेक्ट्रॉन्स आर इम्पॉर्टेंट टू वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अगर कोई पेपर में आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो आप उसका आंसर देंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट ये उठता है कि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि ये चार्ज क्या होता है, व्हाट इज़ चार्ज, है ना। जब तक हमें ये पता नहीं होगा तब तक हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये चार्ज क्या होता है। ठीक है, ओके। आपको पता है कि जो एटम होता है, एटम जो होता है ना, वो मैटर का एक हिस्सा है, यानी मैटर जो होता है वो एटम से बनता है। और एटम जो है, क्या एटम के पास मास नहीं होगा, वजन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप मास को यहाँ पर वजन मान सकते हो, वैसे तो मास का एग्जैक्टली मीनिंग कुछ और होता है, बट आप यहाँ पर इसको वजन मान के चलिए। ठीक है, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। तो जो एटम्स होते हैं उनके पास मास होता है, एटम्स के पास वॉल्यूम होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एटम से ही मैटर बनता है, और मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? मैटर वो होता है जिसके पास मास और वॉल्यूम होता है। अब मास और वॉल्यूम मैटर पे कहाँ से आया? क्योंकि मास और वॉल्यूम एटम पे होता है, इसलिए वो मैटर पे भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो मास और वॉल्यूम है वो एटम के पास में होता है। तो मैटर, एटम्स हैव मास एंड वॉल्यूम। यानी एटम्स की क्या खासियत है? अच्छा, खासियत को हम साइंस में बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी। ओके, तो मैटर के यहाँ पर क्या खासियत है आपको पता है, तो एटम्स की क्या खासियत है? एटम्स के पास जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो खासियत है वो है उनके पास मास होता है, उनके पास वॉल्यूम होता है। इसी तरीके से एटम्स की एक खासियत और भी होती है कि उनके पास चार्ज होता है। तो अब चार्ज क्या है यहाँ पर? तो चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज बस एटम की एक खासियत है। तो चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम, या एटम प्रॉपर्टी, एटम वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज चार्ज। एटम की ही एक प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसका SI यूनिट होता है कोलम्ब, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। अब आप पूछेंगे यहाँ पर SI यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे हम आलू लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं 2 किलो आलू देना, 3 किलो आलू देना, तो हम उसके पीछे किलो लगा रहे हैं, तो वो आलू की SI यूनिट है। हम दूध लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं 2 लीटर दूध देना, 5 लीटर दूध देना, तो जो लीटर है वो दूध की SI यूनिट है। उसी तरीके से चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कूलम होती है। यानी अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है 40 कूलम, 50 कूलम, तो आप समझ जाना कि वो चार्ज आपको दिया हुआ है, तो ये उसकी SI यूनिट होती है। तो अब चार्ज की डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आप देख सकते हैं, चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जस्ट लाइक मास, वॉल्यूम और डेंसिटी। इट इज़ अ मेजरेबल विथ SI यूनिट कोलम C एंड कम्स इन 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट, तो हमने अभी तक पढ़ा कि मैटर जो होता है वो एटम से बनता है। एटम के पार्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपस में टुगेदर पैक होते हैं डेंसली, काफ़ी अच्छे तरीके से। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की, मास और वॉल्यूम और डेंसिटी की तरह। इसका SI यूनिट C होता है। ये 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू मूव चार्ज वी नीड चार्ज कैरियर्स। ठीक है, यानी कि आपको मैंने बताया था कि एटम में चार्ज होता है। अब उस चार्ज को अगर हमें मूव करवाना है, मूव का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। अगर हम ये चाहते हैं कि जो एटम का चार्ज है वो उस एटम को छोड़ करके दूसरे एटम के पास चला जाए, हम ये चाहते हैं अगर कि जो एटम का चार्ज है वो उस वाले एटम को छोड़ करके दूसरे वाले एटम के पास चला जाए, यानी मूव कर जाए, तो इसके लिए हमें कैरियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे कैरियर्स वर्ड का मतलब क्या है? वो चीज़ जो एटम को मूव करने में हेल्प करती है, वो चीज़ जो एटम को मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो एंड वी हैव दिस चार्ज कैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी कि अब वो क्या चीज़ है जो कि चार्ज को मूव करने में हेल्प करेगी? वो है आपकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो 2 कैरियर्स हैं जो कि हेल्प करेंगे चार्ज को एक एटम से दूसरे एटम में भेजने पर। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अ नेगेटिव चार्ज, हमें पता है, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फोर्स दैट ऑपरेट्स बिटवीन चार्जेस. It states that charge of the same type repel each other while charge of opposite type are attract each other. ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अट्रैक्ट करती है. तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है, जो रिपेल और अट्रैक्ट करवाती है, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. ओके. द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्जेस डिपेंड ऑन हाउ फार दे आर फ्रॉम ईच अदर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द क्लोजर टू चार्ज गेट द ग्रेटर फोर्स. द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्ज डिपेंड ऑन हाउ फार आर फ्रॉम ईच अदर. अब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये पहला चार्ज है, मान लीजिए ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है. अब इनके पास में कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. ओके. ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है. ओके. अब ये हमने मान लिए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है. अब इनके पास भी नेगेटिव चार्ज है. अब हमारे पास में 2 केस हैं जिनमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन आमने सामने रख दिए हैं. यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमने 2 नेगेटिव चार्ज आमने सामने रख दिए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पर ज़्यादा लगेगी, किस केस में, और किस केस में कम लगेगी. तो देखिए, जो ऊपर वाला केस है, आप इसमें देख रहे हैं कि जो चार्जेस हैं वो काफ़ी पास में हैं एक दूसरे के. अब क्योंकि वो पास में हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब 2 मैग्नेट पास में होती हैं तो उनके बीच में पावर ज़्यादा लगती है. उसी तरह से अगर 2 नेगेटिव चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन्स पास में होंगे, क्लोज होंगे ज़्यादा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगी. वहीं दूसरी तरफ आप नीचे वाले केस में देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दूर हैं, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी काफ़ी कम लगने वाली है. तो यही यहाँ पे लिखा है नीचे, द क्लोजर टू चार्ज गेट द ग्रेटर फोर्स. यानी जो चार्ज काफ़ी ज़्यादा पास में होते हैं उनमें फोर्स भी ज़्यादा लगती है, और जो दूर होते हैं उनमें फोर्स भी कम लगती है. तो अभी हमने ये पता कर लिया है कि चार्ज जो है वो मूव कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हेल्प से. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो कब कम होती है? जब चार्जेस दूर हों, और ज़्यादा कब होती है? जब चार्जेस पास हों. ठीक है. अब आगे हम चलते हैं. थैंक्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन विल पुश अवे अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड आर बी अट्रैक्ट टू प्रोटॉन्स. इफ़ वी कैन फ्री अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड फोर्स इट टू मूव, वी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को धन्यवाद देना चाहिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको पुश अवे का मतलब होता है यहाँ पर मूव करना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर. ओके. और फिर प्रोटॉन उन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं. अब आप ऐसे समझिए, इस फिगर के अंदर, अब आज इस फिगर में देख रहे हैं, पहले मैं इन दोनों चार्जेस पे टिक लगाता हूँ, जो मैंने टिक लगा दिया है. ठीक है. अब आप यहाँ पे समझिए, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, अब क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत पास हैं, इसलिए इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, और ये जो हैं एक दूसरे को पुश करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा है. इसलिए ये एक दूसरे को पुश तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत कम है. ओके. अब दूसरा केस देखिए, दूसरी बार जब मैंने टिक लगाया है, तो अब मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स पर टिक लगाया, यानी मैंने अब इन नेगेटिव चार्जेस पर टिक लगाया है. तो इनके बीच में जो गैप है आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत कम है, क्योंकि ये काफ़ी दूर हैं एक दूसरे के. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी कम है, इसलिए जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर मैंने अभी टिक लगाया है ग्रीन कलर का, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये पुश अवे हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? मूव ऑन हो जाएगा. ये इस एटम को छोड़ देगा जिसका ये है. अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरा एटम बना दिया है. ठीक है. अब इस वाले एटम का जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसने इस एटम को छोड़ दिया है, और ये जा करके इस वाले इलेक्ट्रॉन पर पहुँच जाएगा, दूसरे वाले एटम पे ये पहुँच जाएगा. यानी पहले एटम को छोड़ करके ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के पास में पहुंच जाएगा, और जो दूसरे वाले एटम का प्रोटॉन है, यहाँ पर बीच में प्रोटॉन होता है, ये उसे अट्रैक्ट कर लेगा. यही लिखा हुआ है इसके अंदर. ठीक है.
अब ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। कैसे? अभी जो ये जो इलेक्ट्रॉन था पहले वाले एटम से निकल के दूसरे वाले एटम पे गया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ने उसे प्रोटॉन ने उसे अट्रैक्ट कर लिया। एटम जो था वो पहले इलेक्ट्रॉन से निकला दूसरे एटम के पास में, और दूसरे एटम का जो प्रोटॉन था उसने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। अब क्या होगा, आगे एक तीसरा एटम भी रखा होगा, ये लीजिए, ये आगे एक तीसरा एटम है। अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर वाले एटम पे पहुंचा, प्रोटॉन ने उसे अट्रैक्ट किया, तो ये कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए वहाँ रुकेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर भी रिपेल और अट्रैक्ट वाला केस होगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नहीं टिक पाएगा और यहाँ से भी इसे पुश अवे यानी मूव कर दिया जाएगा तीसरे एटम पर, और तीसरे एटम के जो प्रोटॉन होंगे वो इसे अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, तो वो इसे अट्रैक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये चौथे आइटम पे पहुंचेगा, फिर पांचवें आइटम पे पहुंचेगा। इस तरीके से ये सिलसिला जो है ना वो चलता रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। अब आप देखिए यहाँ पे, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स टू बी फ्रीड फ्रॉम एन एटम। ये लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होते हैं, इस डायग्राम में देखिए ये इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है, आपको मैंने बताया था, तो इसे बहुत कम ही फोर्स चाहिए, क्योंकि फोर्स बहुत कम लगेगी इस पर और ये आराम से फ्री हो जाएगा, ये इस एटम को छोड़ के दूसरे एटम पे आराम से चला जाएगा, आपको मैंने बता दिया था। वी कैन डू इट बाय यूजिंग इनफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसे फ्री कर सकते हैं। एज आवर फ्री इलेक्ट्रॉन इज फ्लोटिंग इन अ स्पेस बिटवीन एटम्स, इट इज़ पुल्ड एंड प्रोल्ड बाय सराउंडिंग चार्जेस इन दैट स्पेस। देखो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि जब आपका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, यानी जब आपका एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले एटम को छोड़ देगा, उसका इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव चार्ज, जब अपने पहले वाले एटम को छोड़ देगा तो फिर वो फ्लोट करता है, यानी वो तैरता है। कहाँ तैरता है? उस एटम के आसपास में तैरता है, और तभी जो दूसरा एटम होता है स्पेस में वो उसे अपने पास में खींच लेता है। इवेंचुअली, आखिरकार, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, द फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड अ न्यू एटम, और आखिरकार जो फ्री इलेक्ट्रॉन था पहले वाले एटम का, उसे एक नया एटम मिल जाता है। टू लैच ऑन इट, लैच का मतलब होता है उतरना, जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन उतर सके ऐसा एक उसे नया एटम मिल जाता है। ऑन टू इन डूइंग सो द नेगेटिव चार्ज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स अनदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। तो अब क्या होता है कि जब पहले वाले एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम पे चला जाता है, तो इसका मतलब है कि पहले वाले एटम का नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरे वाले एटम के नेगेटिव चार्ज पे चला जाता है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग थ्रू फ्री स्पेस लुकिंग टू डू सेम थिंग। अब क्या हुआ, कुछ देर के बाद आपको मैंने बताया था, कुछ सेकंड के बाद एक नया इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरे वाले एटम से, और वो तीसरे वाले एटम की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वो फ्री हो जाएगा। और दिस चेन कैन बी कंटिन्यू, और ये चेन चलती रहेगी। पहले वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे वाले एटम पे गया, यानी पहले वाले एटम से नेगेटिव चार्ज निकला, दूसरे वाले एटम पे गया, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कैरियर है, वो हेल्प करता है नेगेटिव चार्ज को इधर से उधर मूव करने में। तो पहले वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे वाले एटम पे गया, फिर दूसरे वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, तीसरे वाले एटम पे गया, फिर तीसरे वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, चौथे वाले एटम पे गया, फिर चौथे वाले से निकला, पांचवें वाले पे गया। इस तरीके से वो चलता रहेगा। दिस चैन इफेक्ट कैन कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रह सकता है। एंड क्रिएट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो बन जाता है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने यहाँ पे डेफिनेशन याद करवा दी। अगर पेपर में आता है इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब बस इतना सा होता है, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, लगातार इलेक्ट्रॉन्स का मूव करते रहना, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर हमारे घर में बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर हमारे तारों में करंट आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे तारों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तार भी एक मैटर है, और मैटर के अंदर कई सारे एटम्स होते हैं। तो हम नहीं जानते कि हमारे घर के जो वायर हैं उनमें कितने सारे एटम्स होंगे। तो जब उन मैटर के एटम्स फ्लो करने लगेंगे, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्योंकि हमारे घर में जो तार होगा उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, और उनके जो चार्जेस हैं वो इस तरीके से फ़्लो करते रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पे जा करके वो फ़्लो करते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो तार हैं उनमें करंट बन जाता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, यानी ए। अब एसआई यूनिट का आपको मतलब पता है कि अगर क्वेश्चन में लिखा है 60 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद
इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन द यूनिट। आपको ये डेफिनेशन पेपर में लिखनी है। दरअसल जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये भी अच्छा है, लेकिन ये आपको समझने के लिए है। लेकिन पेपर में आपको लिखना क्या है, उसके लिए आपको नंबर यहाँ से मिलेंगे। ओके, अब देखिए, अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ। अगर किसी चीज़ के अंदर से लाइट होकर के गुजर रही है तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। अगर किसी चीज़ के अंदर से लाइट होकर गुजर रही है तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। मान लीजिए ये हमारे घर का बोर्ड है जिसमें स्विच लगे हुए हैं, तो इसमें लाइट अगर आती है ना, इसमें लाइट, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। लेकिन एक चीज़ और, अगर मान लीजिए हमारे घर में फ़िलहाल लाइट नहीं आ रही है, हमारे घर की लाइट चली गई है और हमारे बोर्ड में भी लाइट नहीं आ रही है, तब ये इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है। इलेक्ट्रिक सर्किट इसे तभी माना जाएगा जब इस बोर्ड में लाइट आएगी। अब आप ये तार ले लीजिए, अगर इस तार में लाइट आ रही है तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, लेकिन अगर इस तार में फ़िलहाल लाइट नहीं आ रही है तो आप इसे इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं मान सकते। तो वहीं लिखा है अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब ऐसा रास्ता जिसको हर जगह से बंद कर दिया हो, तभी तो लाइट जाएगी। ओके, ऐसा तो नहीं है ना कि एक तार यहाँ पर है, एक तार यहाँ पर है, बीच में जो कोई तार ही नहीं है, तो लाइट इस तार से इस तार में कैसे आएगी। जब ये तार पूरी तरह से क्लोज होगा तभी लाइट इसके अंदर आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम इलेक्ट्रिक पाथ भी कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया हूँ इस नोट्स में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम इलेक्ट्रिक पाथ भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होता है। यानी मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को फ्लो हो रहे हैं, पहले एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को फ्लो हो रहे हैं, तो करंट इस तरफ को माना जाएगा। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो जिस तरफ को प्रोटॉन फ्लो होंगे उसी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अगर प्रोटॉन इस तरफ को फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ को फ्लो होंगे, करंट भी इस तरफ को फ्लो होगा। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, अगर प्रोटॉन भी इस तरफ को फ्लो होंगे तो करंट भी इस तरफ को फ्लो होगा। एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट करिएगा, और वो ये है कि कुछ नहीं, चलिए छोड़िए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, खैर वो। ठीक है, आगे देखते हैं। अ स्विच इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट कैन कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द कंडक्टिंग पाथ इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये स्विच किसे कहते हैं, अब देखिए स्विच की पिक्चर है आपके सामने, आपको पता ही होगा कि स्विच हम किसे कहेंगे। तो लेकिन इसकी डेफिनेशन कैसे लिखना, तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्विच वो होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब होता है बिजली का सामान। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब होता है बिजली का सामान। आप लिख भी लीजिए हिंदी को, जब मैं बताता हूँ, जिसकी मदद से हम लाइट को कनेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। या फिर मैं बोलूँ कि जिसकी मदद से हम जो पाथ होता है हमारा इलेक्ट्रिक पाथ, आपको बताया था मैं इलेक्ट्रिक सर्किट को इलेक्ट्रिक पाथ भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पाथ को अगर मैं कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करना है तो वो हम जिसकी मदद से कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को, जिस वजह से हम डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर सकते हैं, उसे हम स्विच कहते हैं। ठीक है, अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। और यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि अगर सेल की मदद से हमें बल्ब को जलाना है और बंद भी करना है, फिर जलाना है फिर बंद करना है, तो उसके लिए हमें एक स्विच की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं आपको जो बताने वाला था मुझे याद आ गया, सॉरी। इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक पाथ देखने में कैसे होते हैं, तो ये देखिए, ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक पाथ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो और भी तरीके से हो सकते हैं इलेक्ट्रिक जो हमारा सर्किट है वो। ठीक है, तो आपको जब भी कॉपी में बनाने के लिए कहेगा तो आपको कुछ इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक पाथ बना के शो करना पड़ेगा अपनी कॉपी के अंदर। तो कहीं पर भी अगर ऐसे डायग्राम्स बने हो या फिर ऐसा बना हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट ही होंगे। ओके, चलिए, अब यहाँ से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, यहाँ से हमें नहीं पढ़ना। ओके, अब ये एमीटर क्या होता है, व्हाट इज़ एमीटर। देखो, आपको मैंने अभी बताया था कि हमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका ऐसा ही यूनिट होता है एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक करंट, हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो कितना तेज़ आ रहा है और कितना धीरे आ रहा है, हमें अगर ये नापना है, अगर हमें ये मीज़र करना है, तो उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है।
जिसे हम बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर का काम सिर्फ इतना ही है कि करंट को मीज़र करना। तो अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मीज़र द करंट इज़ कॉल्ड एमीटर, और ये उसकी फ़ोटो है एमीटर की, ठीक है। अब एमीटर को हम कनेक्ट कैसे करते हैं? तो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मीज़र इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इट इज़ ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज इन अ सर्किट। यहाँ पर सर्किट का मतलब वही है इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें लाइट फ्लो होती है, चाहे वो तार हो या कुछ और हो। मैंने आपको उसकी पिक्चर्स भी दिखाई थी। तो एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। अब यहाँ पर ये सीरीज़ क्या होती है देखिए, सीरीज़ और पैरेलल, इनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आगे आएगा। अगर यहाँ पर इसके बारे में बात हुई तो बस आप फिलहाल यहाँ पर सीरीज़ को सीरीज़ मान के चलिए, जब इसके बारे में डिटेल पढ़ना होगा तो हम वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आप इतना समझ लीजिए, जो एमीटर होते हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। अब क्यों होते हैं, पेपर में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है और बच्चे इधर उधर किताब देखते रहते हैं और उन्हें आंसर सही से मिलता नहीं इसका, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर एग्जैक्टली जो लिखा है वो बता देता हूँ कि हम एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट इसलिए करते हैं, दिस इज़ बिकॉज द पर्पज़ ऑफ यूजिंग एमीटर इज़ टू मीज़र द रेट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्योंकि एक ही पर्पज़ होता है, पर्पज़ का मतलब होता है इरादा या उद्देश्य। जो इरादा है एमीटर को कनेक्ट करने का, एमीटर को यूज़ करने का इरादा क्या है? केवल एक ही इरादा है कि हमें करंट को मीज़र करना है कि वो कम है या ज़्यादा है, यानी हमें करंट के रेट को मीज़र करना है। Hence, to make the measurement possible, the whole current has to flow through the coil of ammeter. अब क्योंकि हमें करंट को मीज़र करना है, तो मीज़रमेंट करंट अच्छे से मीज़र हो, उसका मीज़रमेंट अच्छे से हो पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि जो सारा करंट है, वोल्ट माने सारा जो करंट है वो एमीटर से होकर के गुजरे। कॉइल का मतलब, कॉइल ऑफ एमीटर माने यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस एमीटर ही है। तो अच्छे से मीज़रमेंट हो पाए, इसके लिए सारा जो करंट है, वोल्ट करंट, वो अच्छे से फ्लो होकर के एमीटर से गुजरे, ये होना ज़रूरी है। इसीलिए दैट इज़ वाई माने इसीलिए एमीटर को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में। इट हैज़ वेरी लो रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या है आप समझ लीजिए। रेसिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोकने की क्षमता, करंट को रोकने की क्षमता। तो इट हैज़ वेरी लो रेसिस्टेंस, यानी एमीटर जो होता है उसमें करंट रोकने की क्षमता होती नहीं है, जिस वजह से जो करंट होता है वो बहुत अच्छे से एमीटर के अंदर फ्लो कर पाता है। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि एमीटर जो है वो एक इलेक्ट्रिक करंट को नापने का इंस्ट्रूमेंट है। इसे हम सीरीज़ में लगाते हैं। सीरीज़ में इसलिए लगाते हैं क्योंकि एमीटर का इरादा हम केवल यही होता है कि वो करंट का रेट नाप सके और अच्छे से मीज़रमेंट हो। इसके लिए सारा करंट जो है उसे एमीटर के अंदर से होकर के गुजरना होता है। और क्योंकि एमीटर को हम इसलिए सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं क्योंकि एमीटर जो होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है, करंट रोकने की जो क्षमता होती है एमीटर की, वो बहुत कम होती है, इसलिए वो करंट रोक नहीं पाता है और करंट उसमें से अच्छे से फ्लो हो जाता है। लेकिन इफ़ एमीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट, अब पैरेलल यहाँ पे वर्ड आ गया। मैंने आपको बताया ना सीरीज़ और पैरेलल के बारे में हम आगे टॉपिक में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इफ़ एमीटर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर एमीटर को हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा सर्किट में, तो फिर the current in circuit will choose lower resistive path and very high current may flow through the ammeter and can possibly damage the device। अगर आपने एमीटर को पैरेलल कनेक्ट कर दिया है तो क्या होगा कि आपके घर की लाइट फूक सकती हैं, आपके घर के जो डिवाइसेस हैं, टीवी वीवी, वो सब फूक सकते हैं, वो सब ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई करंट जाएगा फिर एमीटर में से। अगर आपने एमीटर को पैरेलल कनेक्ट कर दिया ना, अब देखिए याद रखिए, हमें ज़रूरत है कि सारा करंट एमीटर से होके जाए, लेकिन हमें ये ज़रूरत नहीं है कि एमीटर से हाई करंट होकर जाए। देखिए सारा करंट जाने में और हाई करंट जाने में अंतर है ना। एमीटर से अगर सारा करंट जा रहा है सीरीज़ के थ्रू, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पैरेलल कनेक्ट किया तो एमीटर से सारा करंट जाएगा तो जाएगा, लेकिन साथ में बहुत हाई रेंज का करंट जाएगा एमीटर के अंदर से। बस आप इतना समझ लीजिए, जिस वजह से हमारे घर के डिवाइस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी पैरेलल नहीं करना चाहिए। पैरेलल कनेक्शन ऑफ एमीटर जो होता है उस वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। जैसे मान लीजिए सेल है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जो करंट, अब इसमें दो हमने तार जोड़ दिए हैं और इन तार से जोड़ करके हमने इसे बल्ब में जोड़ दिया मान लो, ठीक है। तो फिर अब जो करंट है वो फ्लो कैसे करेगा,
तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से करंट निकलेगा हमेशा और नेगेटिव टर्मिनल पे आके ख़त्म होगा। यानी अब ये समझ लो कि करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल पे आकर के वो ख़त्म होता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात की गई है दो चीज़ों की, कंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए अब ये तार है जो आप घर में यूज़ करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी करंट बनेगा। आपको मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, एक एटम से दूसरे एटम पे मूव करेंगे तभी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पे मूव करेंगे जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो एक एटम से दूसरे एटम पे मूव करेगा और जो करंट है वो बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो करंट नहीं बनेगा। अब जो कंडक्टर होते हैं जैसे तांबा है ना, कॉपर, आयरन, सिल्वर, जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करते हैं जिस वजह से वो लाइट कंडक्ट कर सकते हैं। तो अ कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू easily pass through them. There are more free electrons in an atom of conductor and are free to move from atom to atom. Okay, conductivity is the ability of a material to conduct electricity. अगर एक नंबर में आता है कंडक्टिविटी क्या है तो आप ये बता देना लाइन। अब इंसुलेटर इसका ठीक उल्टा होता है। इंसुलेटर में आपकी वुड यानी लकड़ी, प्लास्टिक ये सब आता है और इनके अंदर भी एटम होते हैं, लेकिन इन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर पाते फ्रीली, जिस वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो an insulator is metal that does not allow electricity to easily pass through them. The electrons in atoms of insulator do not freely move from atom to atom. तो ये डेफिनेशन हमारी हो चुकी है। अब उसके बाद में जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट था वीडियो का, दूसरा पार्ट भी आएगा, बहुत जल्द आएगा आपके लिए। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो तो। और मुझे बताइए अगर आपको इस टॉपिक में कुछ डाउट रहा है तो। तब तक के लिए बाय। ओके।